दिसंबर था कि दबे पाँव पहुंच चुका था, मगर इस बार दिसंबर के अवलीन दिन हासी नाराज़ी का रंग ओढ़े हुए थे, क्योंकि सर्दी ने अभी तक शिद्दत नहीं पकड़ी थी। मगर जूं-जूं दिसंबर इख्तिताम की जानिब रवाना हुआ, सर्दी ने भी शिद्दत पकड़ ली। अब तो सूरज भी बमुश्किल ही अपना दीदार करवाता था। पिछले 4 दिन से सूरज के निकलने के इंतज़ार में सबीहा ने वॉशिंग मशीन नहीं चलाई थी, मगर आज इसने सूरज की बेरुखी देखकर भी मशीन चला दी। सख्त सर्दी में कपड़े धोना किसी सज़ा से कम नहीं लग रहा था, और कपड़े भी इस कदर थे कि देखकर यूं लग रहा था गोया कपड़ों की कोई दुकान खुलने को हो। सबीहा के नज़दीक जॉइंट फैमिली सिस्टम का सबसे बड़ा नुकसान यही था कि एक मामूली सा काम भी इतना तवील और थका देने वाला हो जाता, जैसे इसका आज का सारा दिन इन कपड़ों की नज़र होने वाला था। जब तक ये कपड़े खुश्क होकर स्टोर रूम तक ना पहुंचा दिए जाते, वो इनकी जिम्मेदारी थी। हाँ, इसके बाद वो ज़ारा की जिम्मेदारी होती, क्योंकि तमाम मर्द हजरात के कपड़े इस्त्री करके इनकी अलमारियों में हैंग करना ज़ारा की जिम्मेदारी थी। अलबत्ता ख़वातीन के मामले में इसे ये छूट हासिल थी कि अगर किसी को इस पर रहम आ गया तो वो खुद अपने कपड़े इस्त्री कर लेगी, वरना इनके कहने पर इसे इस्त्री करके देनी पड़ती। कभी कभी इसे दादी के बनाए गए इन असूलों पर शदीद गुस्सा आता। हर किसी को जो जिम्मेदारियां सौंपी गई थीं, इन पर सख्ती से अमल करवाया जाता था। यूं ये घर कम और जेल खाना ज़्यादा लगता था। इस 2 मंजिला घर में 3 खानदान आबाद थे। घरेलू मामलात की सरबराह रहमत अज़ीज़ थी। अरसा हुआ इनके शौहर तारिफानी से कूच कर चुके थे, और वो इस घर में अपने 3 बेटों के साथ मुकीम थी। तीनों बेटे शादीशुदा थे, मगर इनमें से सिर्फ 2 साहबे औलाद थे। तीसरे बेटे की शादी को 20 बरस बीत चुके थे, मगर अल्लाह ने इसे औलाद जैसी नेमत से महरूम रखा था। सबीहा तकरीबन आधे कपड़े धो चुकी थी। सर्दी की शिद्दत से यूं लग रहा था जैसे रगों में खून जम जाएगा। वॉशिंग मशीन में कपड़े डालकर वो हाथ सेंकने की नीयत से किचन की जानिब चल पड़ी। सभी लोग लॉन्च में रखे हीटर के इर्द गिर्द झुरमट बनाए बैठे थे। वहां जाकर बैठने के लिए इसे अलग से मिन्नत समाजत करनी पड़ती, इसलिए इसे आसान हल यही लगा कि चूल्हा जलाकर हाथ सेंक लें। अभी वो किचन में दाखिल हुई ही थी कि वहां से ताबिंदा निकली। अचानक का सामना हुआ और ताबिंदा के हाथ में थामा चाय का मग झलक गया और इनका हाथ बुरी तरह जल गया। न जाने हाथ की जलन थी या दिल की, जिसने इन्हें हाथ उठाने पर मजबूर कर दिया, और इनकी उंगलियां सबीहा के चेहरे पर निशान छोड़ गईं। कोई तमीज है कि नहीं?
अंधी हो क्या जो इस तरह टकराई फिरती हो? वो तकरीबन चीखते हुए बोली। इनकी आवाज सुनकर सभी लोग जमा हो गए, जबकि सबीहा अभी तक बेचैनी से गाल पर हाथ रखे खड़ी थी। आज तक किसी ने इन पर हाथ नहीं उठाया था। जिंदगी में पहली बार इसने थप्पड़ का दर्द महसूस किया था। ये क्या हरकत है ताबिंदा? तुमने आज तक जैसा भी रवैया रखा, मैंने कभी कुछ नहीं कहा, मगर इसका मतलब ये नहीं कि तुम बच्चों पर हाथ उठाना शुरू कर दो। ये दादी की आवाज थी। दादी बहुत गरजती हुई आवाज में बोली। सभी को ताबिंदा चच्ची का सबीहा को थप्पड़ मारना बहुत बुरा लगा था। सबीहा की माँ अपने अंदर उभरते गुस्से के बायस बहुत कुछ कहना चाहती थी, मगर ये इसी घर का असूल था कि जब दादी यानी रहमत अजीज मौजूद होती तो किसी और को बोलने की गुंजाइश नहीं होती थी। ताबिंदा चुपचाप खड़ी इनकी डांट सुन रही थी। थप्पड़ मारकर शर्मिंदा तो वो खुद भी हो रही थी, मगर अब शर्मिंदगी का कोई फायदा ना था। इस वाक़ये को कई दिन गुजर चुके थे। नया साल शुरू हो चुका था, मगर जिंदगी के तमाम मामलात वैसे ही पुराने थे। सबीहा के ननियाल में शादी थी। दादी और चच्ची के अलावा सभी लोग शादी पर चले गए थे। सबीहा घर पर ही रुक गई थी क्योंकि इसके फाइनल्स के पेपर शुरू हो चुके थे। इसने खाना बनाकर दादी को कमरे में ही दे दिया था और खुद अपने कमरे में पढ़ने चली गई। रात के तकरीबन 11:30 बज रहे थे जब वो चाय की तलब में किचन में आई। किचन में आकर देखा तो सारा खाना जूं का तूं पड़ा था। इस दिन के बाद से चच्ची और इसके दरमियान कोई बात नहीं हुई थी। पहले तो इसके दिल में आया कि खाना फ्रिज में रख दे और चाय बनाकर कमरे में चली जाए। फिर ना जाने क्या सोचकर इसने चच्ची के कमरे का रुख किया। कमरे में दाखिल होने से पहले ही इसे इनके छींकने और खांसने की आवाज़ सुनाई दी और वो वहीं से वापस मुड़ गई। किचन में आकर इसने 1 कप चाय बनाई, साथ में एक उबला अंडा और दवा भी निकालकर ट्रे में रखी और चच्ची के कमरे के दरवाजे पर हल्के से दस्तक दी। 2-3 बार दस्तक देने के बावजूद भी चच्ची ने कोई जवाब नहीं दिया। इन्हें पूरी उम्मीद थी कि जो भी हो इनके जवाब ना देने पर चला जाएगा। सबीहा ने इजाज़त के बगैर ही दरवाज़ा खोला और कमरे में दाखिल होकर साइड टेबल पर ट्रे रखते हुए कहा, मैंने तो किसी से चाय का नहीं कहा था। वो बमुश्किल ही अपने भीगे लहजे को छुपाते हुए बोली, चच्ची आप रो रही हैं? इनके भीगे लहजे को
महसूस करते हुए सबीहा ने हैरत से पूछा और इनकी आंखों की तरफ देखना चाहा। नहीं, छींकों और जुकाम की वजह से आवाज ऐसी हो रही है। आंसू हलक में उतारते हुए उन्होंने झूठ बोला। तो फिर आप चाय पी लें, मैं आपके लिए अभी अंडा उबाल कर लाई हूं, और ये दवाई भी ले लीजिए। सबीहा इनके सराहने खड़ी बोली। उन्होंने हैरत से बाजू उठाकर इसकी तरफ देखा, फिर ट्रे की तरफ निगाह डाली जिसमें उबला अंडा, चाय का कप और दवा रखी थी। सबीहा बेड के किनारे पर बैठ गई और अंडा इनकी तरफ बढ़ाया। उन्होंने बहुत खामोशी से चाय का कप उठाया, फिर अंडा खाया और चाय पीने लगी। चाय पीने के बाद चाय का कप, खाली कप ट्रे में रखा तो सबीहा ने दवा इनकी तरफ बढ़ाई, ये ले लें। उन्होंने दवा लेकर चंद घूंट पानी के साथ निगल ली। अगर सर में ज़्यादा दर्द है तो मैं आपका सर दबा दूं? इसने इनकी सूजी हुई आंखों को देखकर अंदाज़ा लगाया। सो चची ने कुछ बोलने की बजाय इस्बात में सर हिलाया। सबीहा धीरे धीरे इनका सर दबाने लगी। इसके लम्स से इन्हें सुकून मिल रहा था और वो यूं ही आंखें मूंदे लेटी रहीं। मेरी कोई औलाद नहीं है। जब भी तुम्हारी माँ और खाला को तुम लोगों से प्यार करते देखती हूँ तो मुझे इन पर रश्क आता है, बल्कि कभी कभी हसद भी महसूस होता है। शायद यही वजह है कि मेरा इन दोनों से ज़्यादा बन नहीं पाया। जब तुम लोगों को अपनी माँओं से प्यार करते और इनकी परवाह करते देखती हूँ तो दिल में हसरत जागती है कि काश मेरी भी औलाद होती, वो भी मुझसे यूं ही प्यार करती, मेरी परवाह करती जैसे अब तुम कर रही हो। वो बहुत धीमी आवाज़ में बोल रही थी। इस दिन मैंने तुम्हें थप्पड़ मारा था, पता है क्यों? उन्होंने नरमी से पूछा। नहीं पता, सबीहा ने आहिस्ता से जवाब दिया। इस दिन मोहल्ले की एक औरत आई थी, बड़ी हमदर्द बनकर। मुझे बहुत कुछ सुना गई। बातें तो लोग शादी के दूसरे साल से ही सुनाना शुरू हो गए थे, मगर अब लगता है कि वो सब बातें बर्दाश्त करने का हौसला कम पड़ने लगा है। शायद इसीलिए उस दिन अपने दुख में तुम्हें भी दुख दे बैठी। क्या इस थप्पड़ के लिए मुझे माफ़ी मिल सकती है? अगर तुम मेरी बेटी होती तो क्या मैं तुम्हें थप्पड़ न मार सकती? ये कहते हुए इनके लहजे में अजीब सी हसरत और दर्द था। सबीहा के दिल को बहुत कुछ होने लगा। चची आपको इस थप्पड़ के लिए
माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि मुझे माफ़ कर दे कि मेरे रवैये ने आपको ये सोचने पे मजबूर किया कि आपको माफ़ी मांगनी चाहिए। वो शर्मिंदगी से सर झुकाए हुए बोली। वो जानती थी अगर चच्ची ने थप्पड़ मारा था तो इसके रवैये ने इन्हें ये महसूस करा दिया था कि उन्होंने ज़्यादती की है। बाज़ औक़ात हर बात मुंह से कहकर नहीं बताई जाती, कुछ बातें रवैयों से भी जताई जाती हैं और कहे गए अल्फाज से ज़्यादा दुख देती हैं। यकीन कीजिए, लफ्ज़ इतने तकलीफ़देह नहीं होते जितने रवैये अज़ियतनाक होते हैं। और फिर वो भी तो यही कर रही थी, इनके साथ ऐसा रवैया रख रही थी जिससे इन्हें तकलीफ़ पहुंच रही थी। अगर बैठक में चच्ची के साथ बैठना पड़ता तो वो वहाँ चाय नहीं पीती थी। अगर चच्ची कोई काम कहती तो वो खुद करने की बजाय किसी दूसरे से कह देती थी। वो इनकी बातों का जवाब हमेशा खामोशी से देती थी, लेकिन अब इसलिए उसे अपने हर रवैये पर शर्मिंदगी हो रही थी, क्योंकि आज से पहले वो चच्ची की तकलीफ़ को समझ ही नहीं सकी थी। इसे तो हमेशा यही लगता था कि चच्ची थोड़ी बदमिजाज है, इनकी किसी से नहीं बनती। मगर आज वो जान गई थी कि इनके रवैये के पीछे महरूमी थी, एक ऐसी महरूमी जो कभी लफ्ज़ों में बयान नहीं हुई। और आपको किसने कहा कि मैं आपकी बेटी नहीं हूँ? मैं आप ही की बेटी हूँ। आप मुझे डांटें, समझाएं, हत्ता कि जूते मारने का भी हक रखती हैं। वो मुस्कुराकर बोली। और रही बात कि मैंने आपके लिए चाय बनाई, सर दबाया, तो वो इसलिए कि मैं आपकी बेटी हूँ। और जब तक आप खुद ना रोकेंगी, मैं ये सब करती रहूँगी। इसकी बातें सुनकर चच्ची की आंखें नम हो गईं। उन्होंने इसे गले से लगाया और बोली, तुम्हें याद है जब तुम सब छोटे थे तो मैं तुम लोगों का कोई काम करने लगती थी तो तुम्हारी माएँ कहती थीं कि मेरी कोई औलाद नहीं, मुझे किसी बात का गम नहीं। मुझे क्या पता कि बच्चों के नखरे कैसे उठाए जाते हैं। उस वक्त चच्ची की आवाज़ में एक टूटा हुआ फ़ख्र था। मैं तुम लोगों को खुद नहलाती, फीड कराती थी, कपड़े पहनाती थी, मगर जब तुम लोग बड़े हुए तो तुम्हें अपनी माँओं से काम करवाने की आदत हो गई थी। मैं तो हमेशा हैरत से तुम सबको देखती रहती कि कभी कोई मुझे भी
किसी काम के लिए कहेगा। सबीहा शर्मिंदगी से ज़मीन में गिरती जा रही थी। चची, क्या आप हमें माफ़ नहीं कर सकती? वो बड़ी उम्मीद से बोली। माफ़ क्या करती हूँ, मेरी महरूमी ने मुझे सख्त बना दिया है। मुझे अंदाज़ा है कि इस रात सबीहा ने ताबिंदा चची से बहुत सी बातें की थी। इस एक चाय के कप ने सब कुछ बदल दिया था। सबीहा के समझाने पर सब कज़न्स ने भी अपना रवैया बदल लिया। अब सब ही चच्ची को इसी तरह अम्मी कहकर बुलाते थे, जैसे वो अपनी माँओं को कहते थे। कोई उन्हें अपनी कमीज़ के बटन लगाने को दे देता, तो कोई दुपट्टा रंगवाने के लिए, कोई स्वेटर बनवाने की फरमाइश कर देता, और कोई सुबह सुबह इन्हें जगाकर आलू के पराठे खिलाने की फरमाइश करता था। सबीहा को ख़ास तौर पर चची से बेहद लगाव हो गया था। सुबह जब वो यूनिवर्सिटी जाने लगती तो माँ की तरह इनके सामने भी माथे पर प्यार लेने के लिए सर झुकाती। इसका माथा चूमते हुए चची की आंखें भीग जाती। जब सब ने अपने रवैये को दुरुस्त कर लिया तो किसी को भी चची अब बदमिजाज और अकड़ नहीं लगती थी। सबीहा की सालगिरह थी और हमेशा की तरह इसे पूरी उम्मीद थी कि इस बार भी कोई इसके लिए कोई ख़ास सरप्राइज़ तैयार नहीं कर रहा होगा। होता भी ये था, बस बेकरी से एक केक आता, खाने में कुछ ख़ास बन जाता और सब कज़न्स हंसी मजाक करते हुए केक काट लेते। सालगिरह बस एक रस्म बनकर रह गई थी। एक और दिन जो यूं ही गुजर जाता था। अब तो इसने सरप्राइज़ की उम्मीद रखना ही छोड़ दी थी। रात के 12 बजने में कुछ ही वक्त बाकी था और वो सुकून से सोने की तैयारी कर रही थी। जब चंद मिनट रह गए तो अचानक से दरवाज़ा बजा। इसने चौंक कर दरवाज़ा खोला तो ज़ारा सामने खड़ी थी। मेरे कमरे में आओ। ज़ारा ने इसका हाथ थामा और इसे खींचते हुए कहा। एक तो वो नरम गरम बिस्तर से निकली थी और अब वो इसे गरम कमरा छोड़कर बाहर आने को कह रही थी। बहरहाल वो दांत पीसते हुए बोली, चादर ओढ़ी और ज़ारा के पीछे चल दी। जैसे ही वो ज़ारा के कमरे में दाखिल हुई, अचानक लाइट्स ऑन हो गईं और हैप्पी बर्थडे की आवाज़ें गूंजने लगीं। कमरे को बेहद खूबसूरती से सजाया गया था। वो ये सब देखकर दंग रह गई। सभी ने इसे तोहफे दिए। इसी ज़िंदगी का पहला और सबसे खूबसूरत सरप्राइज़ था। सबीहा ने हैरत से पूछा,
कि ये सब किसका आइडिया था। ज़ारा ने बताया कि ये ख्याल चची का था। सबीहा ने फ़ौरन चची की तरफ देखा। वो चची जो अक्सर मुरझाई हुई रहती थी, अब इन सब की ज़रा सी तवज्जो से जैसे खिल उठी थी। सबीहा ने इस रात जो चाय का कप महज हमदर्दी में बनाया था, वो इसे एक बहुत बड़ा सबक दे गया था। लोगों को उनके हाल पर नहीं छोड़ा करते, बल्कि इनके दिल का हाल जानने की कोशिश करते हैं। जब दिल हल्का हो जाता है तो मिजाज की सख्ती भी खुद ब खुद नरम पड़ जाती है।